अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव सेशंस। ये लाइव सेशन आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग से भी रिलेटेड हो सकते हैं और सम टाइम ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हिजामा क्या है, ये किस तरह से काम कर सकता है या इसके किस तरह से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है समिया असलम को, जो कि थेरेपिस्ट है, कपिंग थेरेपिस्ट है। इसके अलावा सर्टिफाइड योगा और मेडिटेशन करती हैं, सर्टिफाइड मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर है। इसके अलावा टीचर हैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट की और सीईओ और फाउंडर है क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियोज की। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने दोबारा जो है वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया ताकि मैं अपना मैसेज जो है वो लोगों तक कन्वे कर सकूँ और जी, हम जो है मतलब एक नए थैंक यू टॉपिक सो पे जो मच मैम आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हम हिजामा की बात कर रहे हैं, कपिंग थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से काम करता है? अच्छा, इस तरह से है कि अगर हिजामा को देखा जाए, ये एक सुन्नत प्रैक्टिस तो है, प्रोफ़ेटिक एक ट्रीटमेंट है। बट इसके बिल्कुल। साथ-साथ ये है कि ये एक बहुत एनिशिएंट एक प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी, ये तकरीबन कोई 6000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। गो के पहले ज़माने में ये था कि इसको डिफरेंट तरीकों से किया जाता था, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें लेटेस्ट आई लेटेस्ट होती गई सारी चीज़ें, तो इसका तरीक़ाकार थोड़ा-सा चेंज होता गया। बट पर्पज़ इसका वही था कि ब्लड के ऊपर काम करना और स्टिमुलेट करना अपनी बॉडी के अंदर हमारे जो हीलिंग मैकेनिज़्म है उसको। तो ये तकरीबन मतलब लगा लें कि हर कौम जो आई उसमें ये चलता आया हमेशा से हिजामा जो है। और पहले ये था कि पुराने अगर आप देखें इजिप्ट से इसका स्टार्ट हुआ और तब ये था कि ये जैसे किसी भी नोकदार चीज़ जैसे स्टोन्स होते हैं, नोक वाले स्टोन्स होते हैं या एनिमल्स के सींग्स जो हैं उनके साथ या कोई वुडन लकड़ी जो एक शार्प आगे से नोक जिसकी हो उसके साथ जो था वो हिजामा किया जाता था। फिर इस्लाम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे एक तोहफ़े के तौर पर जो था वो हिजामा दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि अपने उम्मत का इलाज हिजामा से करें। तो जी। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री जी। कि किस तरह से जो है एक और ये एक ऐसी है कि एक ड्रगलेस थेरेपी है, एक प्रिवेंटिव थेरेपी आप इसको कह सकते हैं। अगर इसका हम देखें कि ये किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी में, किन-किन चीज़ों पे वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है, तो अगर हम साइंटिफिकली इसका थोड़ा-सा मतलब जायज़ा लेते हैं, तो ये पैथोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकली और एंडोक्राइनोलॉजिकली ये इन तरीकों से ये हमारी बॉडी पे काम करता है, हिजामा जो है। हिजामा बेसिकली सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी-सी डेफ़िनेशन भी आपको बता दूँ कि अ, सबसे पहले तो हमारे ब्लड पे काम करता है। ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको आउट करता है, उन्हें बाहर निकालता है। फिर ये है कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकली हमारे जो न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो एक मैसेजेस जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को सीक्रीट करने में और उनके जो एक ब्लड के अंदर उनका फ्लो होता है, उसको बेहतर करने में हिजामा बहुत अच्छा एक रोल जो है वो प्ले करता है। तो फिर साइकोलॉजिकली भी ये जो है आपको मतलब एक सुनना प्रैक्टिस है जब हम किसी एक चीज़ के बारे में सुनते हैं, जब हमारा एक बिलीफ है और हम एक इस चीज़ पे जो है कि ये एक सुन्ना प्रैक्टिस है, तो वो डेफ़िनेटली एकदम से हमारे माइंड में ये आता है कि ये एक सुन्ना अगर प्रैक्टिस है, तो ये डेफ़िनेटली इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। ये किसी हिकमत बिल्कुल। से खाली नहीं हो सकता। और वो हमारा बिलीव जो है, फिर वो आपको पता है कि हमारा माइंड जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जिस चीज़ पे जितना बिलीव होता है, वो उतना ही हमें बेनिफिट देती है। तो नो डाउट कि हिजामा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इसको अगर हम इसकी इस साइड पे जाएँ कि ये हम
इसका जो है थोड़ा-सा तरीक़ाकार के बारे में मैं आपको बताऊँ और कितनी टाइप्स की होती है कपिंग, उस बारे में थोड़ा-सा। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। जी, हिजामा जो है, हिजामा बेसिकली पहले इसको हिजामा ही कहा जाता था, ये अरबी का वर्ड है और इंग्लिश में इसको कपिंग बोला जाता है। उसपे कप लगता है पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से इसको कपिंग जो है वो बोला जाता है। ब्लड लेटिंग होती है और ये 3 टाइप्स का होता है। इसमें ब्लड लेटिंग है यानी जो कि हिजामा जिसको बोलते हैं और सेकंड नंबर पे आ जाती है ड्राई कपिंग आ जाती है जिसमें ब्लड लेटिंग नहीं होती, जिसमें ब्लड नहीं निकालते। उसमें हम जस्ट स्किन के ऊपर कप लगाते हैं और फिर उसको कुछ देर स्किन के ऊपर रखने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं कप को। तो उससे भी जो है वो 50% हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो जिसको हिजामा कहते हैं वो वही है जिसमें ब्लड निकलता है। तो ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं बहुत सारे लोग बल्कि ये है कि ब्लड देख के वो परेशान हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं ब्लड को देख के। तो इस वज़ह से वो ये होता है कि स्टार्ट में फर्स्ट टाइम जो है वो उनको ड्राई कपिंग की जाती है ताकि वो थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाएँ। फिर अगर नेक्स्ट टाइम उनका दिल हो तो फिर उनको जो है वो हिजामा कर दिया जाता है। तो तीसरी जो टाइप है इसकी वो है एक तो ड्राई कपिंग हो गई और तीसरी जो है वो मसाज कपिंग होती है। कि थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई करके बॉडी के ऊपर, तो उसके ऊपर कप के साथ जो है वो फिर मसाज किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत ये ख़ास तौर पे ब्यूटिफ़िकेशन के लिए यूज़ होता है मोस्टली के जो कपिंग मसाज है, ये फेस की ब्यूटी के लिए, बॉडी की बाकी ब्यूटी के लिए, ये जो है वो यूज़ होता है। जी। जितने तो व्यूअर्स ने हमें जॉइन कर लिया अभी तक मैं उन सबको बताते चलूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चंस ऐड करते रहें। इंशाल्लाह मैं थोड़ी-सी डिस्कशन के बाद हम लोग आपके ही क्वेश्चंस की तरफ आएँगे। तो मैम जिस तरह अभी आपने बताई 3 एग्ज़ाम है इसकी, तो इसमें से सबसे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो कौन-सी है? वो तो वही है हिजामा जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लड लेटिंग होती है। ब्लड ठीक जो है, मतलब प्रॉपर एक हिजामा जो है वो तो वही है। बाकी ये टाइप्स जो हैं ये शायद वक़्त के साथ-साथ और मतलब वो कर दिया गया कि इनको कैटेगराइज़ कर दिया गया कि आप ये ड्राई कपिंग है, ये जो है वेट कपिंग है और ये मसाज कपिंग है। मतलब उनके बेनिफिट्स भी नो डाउट कि अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो चीज़ हिजामा से होती है या वेट कपिंग से जो इसमें ब्लड निकाला जाता है, बेसिकली अगर इसका आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊँ तो वेट कपिंग में ये होता है, हम बीइंग अ मुस्लिम हमें कुरान भी ये बताता है, कुरान पाक में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि शैतान जो है इंसान के खून में गर्दिश करता है, खून के बिल्कुल, साथ-साथ गर्दिश करता है, ठीक है? तो इस शैतान जो है वो हमारे ब्लड में कैसे चला जाता है, वो हमारी साँस के थ्रू, हमारे मुँह के थ्रू, हमारे मतलब वो एयर के थ्रू जो है वो अंदर जाता है। जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं, वो उस हवा में होता है, वो अंदर चला जाता है। तो जब वो जहाँ-जहाँ से वो गुज़रता है, वो ब्लड को पॉइज़नस कर देता है, वो टॉक्सिन्स जो हैं, वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, वो बहुत वीक हो जाता है। सबसे पहले तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कुछ मतलब अगर आप ये देखें कि अगर इसको इस तरह से लें कि नेगेटिव असरात होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें शैतानी असरात जो होते हैं, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उन पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हमलावर हो जाती हैं। उनकी तबीयत जो है वो बहुत गिरी-गिरी सी और बीमार और हेडेक और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिम्पटम्स उनके साथ होते हैं। तो बेसिकली हम जब इसको ब्लड में यानी शैतान जब ब्लड के अंदर अगर वो गर्दिश कर रहा है तो डेफ़िनेटली वो अंदर जा रहा है तो वो कोई अच्छा काम तो नहीं करने के लिए जा रहा है। शैतान जब इंसान के बिल्कुल, साथ है तो उसको बहकाने के लिए, उसे ख़राब करने के लिए, उसे मिसगाइड करने के लिए उसके साथ है। तो वो ठीक है, बेसिकली ब्लड में से उन टॉक्सिन्स को निकालना, उन चीज़ों को निकालना जो कि हमारी बॉडी को ख़राब करती हैं या वो जो सीपीएस होते हैं जो कॉज़ेटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे बॉडी में बीमारी फैलती है या जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो नेगेटिव हमारी थॉट्स होती हैं या नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव चीज़ें जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उन चीज़ों को बॉडी से निकालना थ्रू हिजामा। यानी उसमें ब्लड निकलता है और एक और चीज़ मज़े की मैं आपको बताऊँ कि ब्लड जो हम हिजामा से निकालते हैं, वो कतन वो वेनस ब्लड नहीं होता, वो वेन में से या आर्टरी में से वो ब्लड नहीं आता। वो हमारी कैपिलरीज़ में से आता है
और कैपिलरीज़ जो हैं वो बहुत मतलब जो कि माइक्रोस्कोपिक वेन्स यानी कि जो होती हैं वेज़ल्स होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि जो सम टाइम वो माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आती। तो उनके अंदर वो हमारा जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड के वो उन कैपिलरीज़ में आ जाते हैं। वहाँ से फिर जब अब उन कैपिलरीज़ और हमारी मतलब उनको बाहर निकलने के दरमियान में सिर्फ़ एक बैरियर होता है, हमारी जो एपिडर्मिस है, जो सबसे ऊपर वाली स्किन है। फिर स्किन हम है। इस स्किन के ऊपर बहुत सुपरफिशियल, बहुत माइनर, इतने छोटे कट्स होते हैं कि जो आपको 2 दिन के बाद नज़र भी नहीं आएँगे। वो कट्स लगाते हैं, जिससे ये होता है कि वो ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये जो इवन के साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये जो ब्लड हिजामा से निकलता है, इस ब्लड में कोई हेल्दी चीज़ नहीं होती। कुछ लोगों का शायद मिसकंसेप्शन है ये, कि शायद जो हिजामा से ब्लड निकलता है उससे वीकनेस हो जाती है। वो यही समझते हैं कि शायद वो वेन से आता है ब्लड, वो हमारा फ्रेश ब्लड होता है, इस वज़ह से मतलब वीकनेस हो जाएगी और ब्लड जो है बॉडी में कम हो जाएगा। ऐसा कतई कुछ नहीं होता। वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, बर्ड सेल्स होते हैं, सीपीएस होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड के जी, आप उसको वेस्ट कह सकती हैं, कि ब्लड की जी। जो वेस्ट मैम, होती है। जी, मैं यहाँ पे जी, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। हम ब्लड की जी, बात कर रहे हैं कि निकलता है, वेसल से निकलता है, ये माइनर हुँ, कैपिलरीज़ होती हैं। कुछ लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, कुछ का थिन होता है, कुछ का थिक होता है। जी, इसका क्या जी। रिलेशन है डिज़ीज़ के साथ? हाँ, इसका बेसिकली जो ब्लड निकलता है उसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर ब्लड ज़्यादा निकलेगा तो आपका हिजामा बहुत अच्छा हुआ है और आप कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि ब्लड जी, जितना ज़्यादा निकलेगा अगर कप भर-भर के निकलेंगे तो वो बहुत अच्छा हिजामा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली हम जो एक कप है वो 3 तरह से काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये कि नर्व्स की स्टिमुलेशन होती है। नर्व्स की स्टिमुलेशन होती है और हम जो मैसेज अपने ब्रेन तक पहुँचाना चाहते हैं, वो ब्रेन तक मैसेज चला जाता है और उसके बाद जैसे हम कप लगाते हैं, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है? और उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका ब्लड कितना निकला है क्योंकि कैपिलरीज़ में 1 ड्रॉप का जो है वो हज़ारवाँ हिस्सा ब्लड मतलब वो इतनी आपके बाल से ज़्यादा बारीक वो वेसल्स होती हैं जिनमें 1 ड्रॉप का हज़ारवाँ हिस्सा ब्लड होता है। आप अंदाज़ा करें कि उसमें से अगर 2, 4, 6 ड्रॉप भी निकल आते हैं ब्लड के तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो एक हीलिंग मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर, वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और जो रिज़ल्ट्स हम लेना चाह रहे होते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ब्लड कितना निकला है, अगर वो थोड़ा-सा भी निकल आता है, तो भी वो सिस्टम उसी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, अगर ब्लड ज़्यादा निकलता है, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लड ठीक है। ज़्यादा निकला या कम। मैं अपना लास्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करूँगी, इसके बाद हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, मैं वो ऐड करना चाहूँगी। सुन्ना पॉइंट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा सुना गया है कि सुन्ना पॉइंट्स लगाए जाते हैं, तो ये कितने ज़रूरी हैं? क्या हर बीमारी से पहले सुन्ना पॉइंट्स लगाना ज़रूरी है? और उसका फ़ायदा क्या है? इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें सुन्ना डेट्स भी हैं, सुन्ना पॉइंट्स भी हैं। अब इसकी जो थोड़ा-सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो सुन्ना डेट्स की पहले हम बात करते हैं, उसके बाद सुन्ना पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, सुन्ना डेट्स जो हैं 17, 19 और 21 ल्यूनर डेट यानी कि चाँद की जो ये 3 तारीखें हैं 17, 19 और 21 ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन डेट्स को रिकमेंड किया कि आप इन डेट्स पे हिजामा करें, ठीक है? उसके पीछे अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसकी क्या रीज़न है कि हम 17, 19 और 21 को ही क्यों करें? इससे आगे या बिल्कुल। पीछे क्यों नहीं कर सकते? इसमें ये होता है जैसे-जैसे चाँद की तारीखें बढ़ती हैं वैसे-वैसे हमारे ब्लड में थोड़ी-सी तेज़ी आती है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में और बहुत सारी इसके साथ चीज़ों को जो है वो लिंक किया जाता है कि जैसे चाँद बढ़ता है, तो हमारे ब्लड में भी उसी तरह से चेंजेज़ आती हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा कि समंदरों में, दरियाओं में जहाँ पानी होता है, उस पानी में चेंज आता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली जो ब्लड है, वो एक लिक्विड है, तो उसमें भी उसी तरह से चेंज आती है। तो जब हम आफ्टर 14 यानी कि चाँद की 14वीं के बाद जब काम डाउन होना शुरू होता है ब्लड या जितना लिक्विड है वो अगर काम डाउन जब होना शुरू होता है, तो इसी तरह से हमारा ब्लड भी जो है वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है और ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो ब्लड की सबसे ऊपर वाली सतह पे आ जाते हैं।
सबसे ऊपर वाली सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समंदरों में भी ये होता है, जब बहुत ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं, बहुत ऊँची-ऊँची वेव्स आती हैं, तो जब वो वेव्स वापस जाती हैं, तो वो अपने पीछे बहुत सारा जो वेस्ट है वो छोड़ जाती हैं। छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल इसी ऐसा तरह ही। से हमारे ब्लड का भी यही होता है। फिर जब उसके बाद 2 दिन, 3 दिन इसलिए वेट किया जाता है कि वो ब्लड जो है वो काम डाउन हो जाता है, उसका जितना वेस्ट मटेरियल है, वो हमारी ऊपर वाली सरफेस पे आ जाता है ब्लड की। फिर जब हम हिजामा करते हैं, तो वो जो वेस्ट है वो बाहर आ जाती है, ठीक है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सुन्ना पॉइंट्स की। सुन्ना पॉइंट्स में ये होता है कि अ, एक पॉइंट अगर आप एक्यूरेट एक पॉइंट लगाते हैं, सुन्ना में जहाँ पे बताया गया कि एक पॉइंट 7 सर्वाइकल पे एक पॉइंट है सुन्ना पॉइंट, ठीक है? अगर हम उसको एक्यूरेट उसी जगह पे लगाएँगे तो वहाँ पर नर्व्स के जंक्शंस होते हैं। सुन्ना पॉइंट के नीचे नर्व्स के जंक्शंस होते हैं। यानी कि वहाँ पे ये नहीं है कि एक ही ऑर्गन में नर्व्स हमारी जा रही हैं, वहाँ से हमारी नर्व्स ब्रेन तक भी जा रही हैं, वहाँ से हमारी नर्व्स डिफरेंट ऑर्गन्स तक भी जा रही हैं। तो वो उसमें ये होता है कि जब हम एक सुन्ना पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो वो हमें सिर्फ़ एक ऑर्गन को या किसी एक बीमारी को हील नहीं करता। उसमें जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 और 55 का बताया, बेसिकली 1 और 55 जो हैं बिल्कुल साथ-साथ होते हैं, जो कि एक ही कप के नीचे आ जाते हैं। तो जब हम इस पे कप लगाते हैं तो ये हमारी 72 डिज़ीज़ जो हैं उनको कवर करता है, ये पॉइंट जो है। इसी तरह से जितने भी सुन्ना पॉइंट्स हैं, वो सारे एक से बहुत ज़्यादा बीमारियों को जो है वो कवर करते हैं। कवर कर रहे हेड हैं। का पॉइंट जो है, सर के ऊपर एक पॉइंट लगता है, जो कि जितने आपके मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको कवर करता है। आँखों की बीमारियाँ हैं, आपके कानों की हैं या और जितनी भी माइंड से रिलेटेड जितनी डिज़ीज़ होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर जितने होते हैं, जिसमें एपिलेप्सी है, शिज़ोफ्रेनिया है, इंसोम्निया है, नींद का ना आना, फिर इसमें आ जाता है टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, माइग्रेन है, वर्टिगो है। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर के ऊपर जो पॉइंट है। ठीक है। इसी तरह मैम सुन्ना अब पॉइंट जो जी, जी। जी, मैम हर हमारी सुन्ना ऑडियंस की पॉइंट तरफ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से जी, ज़्यादा जी, बिल्कुल, एंटरटेन करें। जी, 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 तो बस हम अपनी डिस्कशन को फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। जी, ज़ोजा जी। फैसल कह रही हैं कि हिजामा किन बीमारियों के लिए होता है? ये जानना चाह रही हैं कि कौन-कौन सी बीमारियों को कवर कर सकता है? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हिजामा जो है वो कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है और कोई मिरेकल भी नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिसमें आप हिजामा जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। एक तो मेंटल डिसऑर्डर्स में बॉडी में कहीं पे आपके पेन है, बॉडी में कहीं पे स्टिफनेस है, किसी तरह का पैरालिसिस है, पूरी बॉडी में किसी भी जगह का कोई फॉलिज हुआ है, उसमें हिजामा बहुत हेल्प करेगा। हिजामा आपकी ब्यूटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें इनफर्टिलिटी को बहुत अच्छा-सा ये हैंडल करता है हिजामा जो है। बहुत अच्छे इसमें बल्कि इवन के सुन्ना पॉइंट्स हैं, जो इनफर्टिलिटी के लिए लगते हैं, उनमें सुन्ना पॉइंट्स भी हैं, जो बहुत हेल्प बेसिकली उसमें क्या होता है कि कहीं पे ब्लॉकेज होती है, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो गई। अब वो जब हम कप्स लगाते हैं, जब हम ब्लड जो है वो निकलता है और वो जो वेन्स हैं या ट्यूब्स हैं, वो खुल जाती हैं, तो उससे कंसीव करने में आसानी होती है। इस तरह से मतलब इन चीज़ों में स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं, उनमें हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हिजामा रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह से अस्थमा है या लंग्स की कोई और प्रॉब्लम है, आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। इसमें थोड़ा-सा मैं ऐड एक चीज़ कर दूँ कि हम सिर्फ सुन्ना पॉइंट्स ही नहीं लगाते, एक्यूपंक्चर के, एक्यूप्रेशर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो डिस्टल पॉइंट्स भी होते हैं, मतलब आपके शोल्डर में पेन है और पॉइंट जो है वो आपकी टाँग पे लगेगा और आपका बाजू जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इवन कि उसमें 2 सेशन, 1 सेशन या 3 सेशन में आपका फ्रोज़न शोल्डर जो है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में हिजामा बहुत हेल्प करता है। ठीक है। शफ़क़त अली हैं, वो पूछ रहे हैं कि हिजामा और रेकी में क्या फ़र्क है? रेकी टोटल एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। रेकी समझ लें कि इस तरह से है कि जैसे आप हाथों के साथ हील करते हैं, आप वो भी एक एनर्जी और एक ड्रगलेस थेरेपी है, एक प्रिवेंटिव मेजर है। लेकिन किसी भी ऐसी थेरेपी को ये मत समझें
कि ये सारी बीमारियों का इलाज है या इसमें हर चीज़ का अगर ये सुन्नत ट्रीटमेंट है, तो इसमें हर चीज़ का इलाज है, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने उन प्रॉब्लम्स के साथ कितना अरसा हो गया आपको उन प्रॉब्लम्स के साथ चलते हुए, आया आपकी प्रॉब्लम्स कितनी क्रॉनिक है, कितनी देर से आप मेडिसिन पे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। सम टाइम एक सिटिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, सम टाइम जो है वो 3-4 सिटिंग्स में भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क तो नहीं ये पड़ता। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन ये चीज़ बता दूँ कि रेकी और हिजामा टोटल 2 डिफरेंट प्रैक्टिसेज़ हैं। ठीक है। हारिस खान है पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ भी हिजामा करवा सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। बेसिकली हिजामा जो है, इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये हमारी बॉडी में ओवरऑल अगर आप देखें, एक जर्नल इसको उस परसेप्शन में देखें, तो ये बॉडी में एनर्जीज़ जो हमारी हैं, उनको बैलेंस करता है। बॉडी के अंदर जो एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी हमारी एनर्जी है। हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो हमारी विल पावर है। जैसे-जैसे हमारी अगर कुव्वत मुदाफ़त या जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, अब तो मेरा ख़्याल हुँ, कोरोना में पैंडेमिक में हर बंदे को इम्यूनिटी का पता चल गया कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो बिल्कुल। इम्यूनिटी जैसे-जैसे कम होती है, उसका लेवल लो होता है, तो बीमारियाँ आपकी तरफ ज़्यादा रैपिडली आती हैं और ज़्यादा जल्दी आप उनको कैच कर लेते हैं। तो बेसिकली हिजामा जो है वो आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी लेके आता है, आपकी बॉडी के सिस्टम्स को बैलेंस करता है। जिससे ये होता है कि अगर एक बंदे को भूख नहीं लग रही, एक को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब ये नहीं है कि एक का इलाज है हिजामा में, दूसरे का नहीं है। दोनों ही अगर हिजामा करवाएँगे तो दोनों की भूख बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। मुबश्शिर जी। वट्टू है कह रहे हैं कि क्या हिजामा हेयर फॉल को भी रोक सकता है? जी, जी, बिल्कुल, इसमें वही बात आ जाती है कि आपकी चीज़ों को बॉडी के अंदर जो हमारी एक्चुअली पता है क्या है? कि हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग मैकेनिज़्म कुदरती तौर पे काम कर रहा है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, जिनमें देखें जैसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो कि सीक्रेट होते हैं। अब इनकी सीक्रेशन अगर बेहतर हो जाती है, इनकी सीक्रेशन बैलेंस हो जाती है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जो अगर चीज़ें इम्बैलेंस थीं, जो चीज़ें आपको खराब हो रही थीं, वो चीज़ें अगर बैलेंस में आ जाती हैं, आपकी बॉडी का एक लेवल जो है होमियोस्टेसिस लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर और इसके लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप एक लंबा सजदा करें। एक लंबा सजदा जो है, वो आपके जितने फेस से रिलेटेड, सर से रिलेटेड जितने मसाइल हैं, उनको बहुत हद तक जो है वो इवन के साइनस में, इवन के रेस्पिरेटरी अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, उसमें एक लंबा सजदा आपको बहुत हेल्प करेगा और मिरेकल रिजल्ट्स होंगे इसके। आप 10 टू 15 मिनट आप सजदा करें और फिर आप इसके आफ्टर 1 मंथ आप इसके रिजल्ट्स देखें। आपको खुद इसके ठीक है। रिजल्ट्स पता चलें। जी, बहुत जी। खूब। शफ़क़त अली हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हिजामा के हॉस्पिटल्स भी हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं? हाँ, नहीं अनफॉर्च्यूनेटली हमारा सिस्टम जो है इसमें हिजामा को लोगों ने पहले तो ये था कि लोग इसको सिर्फ़ एक यानी मज़हबी एक प्रैक्टिस समझते थे। रिलिजियस के साथ इसको जोड़ देते थे। और इसको एक सुन्ना प्रैक्टिस समझ के सिर्फ़ जो लोग थोड़ा मज़हबी लोग थे, उन्होंने इसको शुरू किया करना और उन्होंने बहुत सारे आपको पता होगा कि नॉन सर्टिफ़ाइड लोग, मतलब क्वैक्स और खुद से सेल्फ टॉट लोग जो हैं, वो हिजामा कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, स्टिल अभी भी कर रहे हैं। और फिर ये है कि थोड़ा-सा इसका जो है वो मेडिकल के साथ मतलब आप लगा लें कि जितनी भी अल्टरनेटिव हीलिंग्स हैं, होलिस्टिक हीलिंग्स हैं जिसमें हिजामा आ जाता है, जिसमें एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर आ जाता है, जिसमें योगा है, मेडिटेशन है, ऐसी थेरेपीज़ जो ड्रगलेस थेरेपीज़ हैं, जिसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती। इसका काफ़ी जो था वो पहले तो काफ़ी क्लैश मेडिकल के साथ, साइंस के साथ चल रहा था। लेकिन अब जैसे-जैसे जो है वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया और जो डब्ल्यूएचओ ने जब प्रूव कर दिया कि हाँ जी, हिजामा पहले तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और सालों की रिसर्च जो है,
उसने ये बताया कि ये वाक़ई बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है और ये बहुत आपके ब्लड पे बेसिकली काम करता है और ब्लड में जो है वो चेंजेज़ आती हैं और ब्लड से जो है वो टॉक्सिन्स और गंदा मटेरियल जो है वो निकलता है। तो देन आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सबने करवाना शुरू कर दिया, सेलिब्रिटीज़ ने भी जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो हमारे मतलब जैसे क्रिकेटर्स वगैरह और ये सारे इन लोगों ने भी जो है वो हिजामा तो जी। अब तो ख़ैर ये है ना कि डब्ल्यूएचओ ने भी इसको प्रूव कर दिया, फिर ये कि बहुत सारे सालों की रिसर्च के बाद ये चीज़ साबित हो चुकी है कि और जी। उसके बाद लोग ज़्यादा इस साइड पे जो है वो आना शुरू हो आना गए। शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही है। फराह नूर है वो पूछ रही है कि क्या हिजामा पीसीओएस के लिए भी बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे इसके पॉइंट्स हैं, इसमें सुन्ना पॉइंट्स भी हैं और साथ में हम दूसरे पॉइंट्स भी मिला के जो है वो इसको करते हैं। और प्लस इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ शायद आप लोगों को ये बहुत हेल्प करे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा और यंग बहुत गर्ल्स में ज़्यादा। जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका एक बहुत अच्छा और बड़ा एक सिंपल और ईज़ी एक इलाज जो है वो ब्रीदिंग है। बेसिकली मैं तो ज़ाहिर है एक योगा एक्सपर्ट हूँ, मेडिटेशन, ब्रीदिंग ये सारी चीज़ें मेरी अपनी मतलब जो है एक्सपर्टीज़ हैं। तो ब्रीदिंग में कुछ ब्रीदिंग ऐसी हैं जिनसे पीसीओएस जो हैं विदिन 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा 90 अबव 90% जो है वो आपके क्लियर हो जाती हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है, मैम आप कोई एक ऐसी टेक्निक शेयर कर सकती हैं यहाँ पे लाइव शो में हमारे साथ? ब्रीथिंग की कोई टेक्निक पीसीओएस के लिए? हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी आपने ब्रीदिंग करनी है, आपको एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। आप खाली पेट हों, मॉर्निंग में अगर आप ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। कंफर्टेबल आपने ड्रेस कोड जो है वो आपका बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए और सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो मैटर करती है कि आपका पोस्चर क्या है। आपने ईज़ी पोस्चर में बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रख के बैठना है, स्पाइन तो वैसे भी आपको पता है कि हमें स्ट्रेट रख के ही बैठना चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी वो ब्रीथिंग वाली साइड पे कि जब हम स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो बेसिकली जब हम हिजामा में भी करते हैं तो हम मोस्टली पॉइंट्स आपको पता है कि बैक पे लगती हैं। बिल्कुल, बैक में पॉइंट्स लगते हैं उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी जो स्पाइन है, फाइन। हमारी स्पाइन हमारे बॉडी के लिए एक बेसिक पिलर का काम करती है। और ये आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा, मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना, बड़ों से सुना कि जिसकी कमर मज़बूत है या जिसकी बैक स्ट्रॉन्ग है, तो उसका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। जब हम ये कहते हैं कि फलाँ बंदे का इतना लॉस हुआ कि उसकी कमर टूट गई, तो उसके पीछे यही होता है कि बैक जो है वो हमारी बेसिक हमारे लिए हमारी हेल्थ का एक पिलर है। तो हमारी स्पाइन के अंदर बहुत सारे एनर्जी के चैनल्स होते हैं, जहाँ से एनर्जी पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी में फ्लो करती है और इन्हीं चैनल्स को, इन्हीं सेंटर्स को हम ब्रीदिंग के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी का फ्लो बहुत बेहतर हो जाता है। एनर्जी जब हमारे ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन से फिर मैसेज हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, तो चीज़ें जो हैं वो हील होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रीदिंग का मैं आपको बता रही थी अगर आप एक टेक्नीक इसमें कपालभाति जो है, कपालभाति बेसिकली एक इंटेंस ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें आपने कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठना है। आप अगर क्रॉस लेग में बैठ जाएँ, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और आप दोनों हाथ जो है इस तरह से अपने नीज़ पे रख लें और बिल्कुल आपने कंफर्टेबल बॉडी को ढीला छोड़ दें, लेकिन सिर्फ़ स्ट्रेट होना चाहिए स्पाइन को बट ढीला बिल्कुल आपने उसको स्ट्रेच नहीं करना, बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, अब आपने जब ब्रीथ करना है आपने नाक से नाक से एक्सहेल करना है और ये तो वैसे भी एक बेसिक रूल है, बेसिक एक हेल्थ के लिए एक की पॉइंट है कि आप हमेशा इनहेल, नाक एक्सहेल से। नाक से ही करें, नाक से करें। ठीक है, तो आपका इसमें इनहेल जो है वो पैसिव होगा यानी इनहेल आप इंटेंशनली नहीं करेंगे, ठीक है? एक्सहेल आपने इंटेंशनली करना है, एक्सहेल आपने एक्टिव करना है, आपने ज़ोर से एक्सहेल करना है। एक्सहेल ऐसे करना है कि जैसे आपके सामने एक कैंडल जल रही है और आप उसको नाक से आपने बुझाना है। यानी कि नाक से जब आपने कैंडल को बुझाया, अब जब आपने नाक से ज़ोर से एक्सहेल किया तो आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एब्डोमिनल मसल्स आपका एब्डोमेन अंदर जाएगा। जितना आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एब्डोमेन को
उतना अच्छा इस चीज़ का रिज़ल्ट आएगा आपने। और ये ब्रीदिंग आप 10 टू 15 मिनट अगर डेली करते हैं, तो जो मतलब पूछ रही हैं नूर, आपने क्या इनका नाम लिया था अभी, तो आप बिलीव करें फरानूर। कि इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे बल्कि इवन सिर्फ़ यही नहीं है कि पीसीओएस आपके ठीक होंगे, इससे आपके फ़ेस पे ग्लो आएगी, आपकी एज जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ से आपकी एज 10 टू 15 इयर्स पीछे चली जाएगी। एज कम तो नहीं होगी, लेकिन उसके जो अपरेंटली आप फ़ेस पे आपको ऐसे लगेगा कि आपकी एज जो है वो बहुत कम लगेगी। देखने वालों को ठीक आप है। जो है वो तो थैंक यू सो इसमें मच मैम टेक्निक शेयर करने के कपालभाति। लिए। जी, जी। जी, जी, तो कपालभाति। कपालभाति आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको देखें और इसके बेनिफिट्स को पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी पीसीओएस में, आप ये एक्सरसाइज़ करें। बहुत आपको होप सो इसके फरहान नूर को बहुत अच्छा आंसर मिल गया है उनके क्वेश्चन का। मैंने मैंने इसलिए कोशिश की कि ये वाला जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत जी, जी। ज़्यादा जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स में ज़्यादा। लड़कियों में पाया जाता है। समीउल्लाह खान यूसुफ ये वो कह रहे हैं कि मैडम हिजामा क्या चीज़ है? तो समीउल्लाह हम शुरू से लेकर अब तक हिजामा पे ही बात कर रहे हैं कि हिजामा क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपने प्रोग्राम स्टार्ट से नहीं देखा, जैसे ही ये प्रोग्राम अपलोड होगा, तो आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि हिजामा क्या चीज़ है। उसके अलावा मोहम्मद अतीक है, वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ब्लड में प्लेटलेट्स 80 टू 90 हो तो क्या हिजामा करवा सकते हैं या नहीं? नहीं, इसमें ये है कि आपकी बाकी भी जो रिपोर्ट्स हैं या बाकी जो फाइंडिंग्स हैं, आप वो भी जिस हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाएँ, आप उसको वो भी दिखाएँ, फाइंडिंग्स अपनी दिखाएँ और प्लेटलेट्स अगर आपके कम हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज़ क्या है, वो सारी चीज़ें, सारी आपकी फाइंडिंग्स और आपकी बॉडी असेसमेंट, उसके बाद ही ये डिसीज़न लिया जा सकता है कि हिजामा किया जा सकता है या नहीं। या नहीं? शफ़क़त अली है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हिजामा की डिग्री भी एमबीबीएस के बराबर हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हिजामा की डिग्री जो है वो एमबीबीएस के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन मैं हमारे बैच में जब मैंने हिजामा पढ़ा, किया, हमारा इसका प्रॉपर एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें लेकिन ये तो एक छोटी-सी एक मतलब आप 6 मंथ में या 1 ईयर में इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें बाकायदा रिटन पेपर भी होते हैं, वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सारा कुछ। लेकिन ये एमबीबीएस के बराबर तो हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मोटी-मोटी चीज़ें सारी हमें जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्योंकि उससे उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको ये हुँ, पता हुँ। नहीं होगा कि आपका कोई ऑर्गन कहाँ पे है और आपकी जो बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं एनाटॉमिकल हम उनको मतलब देखते हैं कि ये एक पॉइंट है वो नी क्रीज़ पे है, एक पॉइंट है वो एल्बो क्रीज़ पे है, तो इस तरह से हम इसके लिए भी एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मैंने जैसे पहले बात की कि वो वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इसको हम वैसे बिल्कुल भी एमबीबीएस के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है। लाइबा और आमिर ये हैं, है पूछ कि रहे हैं कि मेरी बेटी का वज़न। जी, जी। एक चीज़ में मैं जी, एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जी मेरे मैम अपने ज़रूर। बैच में डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने हिजामा सीखा, होम्योपैथ हैं जो हिजामा सीखते हैं, हकीम भी हैं जो हिजामा सीखते हैं। एक्चुअली ये अगर एक डॉक्टर है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और उसके साथ वो हिजामा कपिंग भी सीख लेता है, तो ये चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उन चीज़ों के साथ मिला के अगर एक थेरेपी आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प करेगी। जी मैम, बिल्कुल। लाइबा आमिर है, वो पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का वज़न ज़्यादा है, ऐज उनकी 12 साल है, क्या वो हिजामा करवा सकती हैं और वो इससे कम हो सकता है उनका वज़न? हाँ, अच्छा इसमें ये है कि दमास्कस यूनिवर्सिटी ने जो बहुत सालों रिसर्च के बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 8 ईयर से कम बच्चों को हिजामा नहीं किया जा सकता, ठीक है? ठीक है। 8 से अबव लेकिन उसमें भी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ लड़की या लड़का जब तक एडल्ट नहीं हो जाते, बालिग नहीं हो जाते, तब तक उनको हिजामा जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता। उसके पीछे भी रीज़न ये होती है कि एक बच्चा जो है वो बहुत उसकी थॉट, उसकी थिंकिंग बहुत प्योर है। जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, जैसे वो एडल्ट होगा तो वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी जो है या प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स के साथ रिलेट करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेज़ आते हैं, उनके साथ रिलेट करती हैं। तो वो चीज़ें जब समझ लें कि हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं और दुनिया में आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंडीशनिंग हमारी होती है, हम सीख लेते हैं उनको।
तो उससे फिर ये है कि उसके बाद हिजामा जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी ये है कि एक सेहतमंद, एक हेल्दी बंदा जो है, उसको साल में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा हिजामा नहीं करवाना चाहिए। ये नहीं है कि ये अगर सुन्नत प्रैक्टिस है, तो आप हर महीने जो है वो चल पड़े हिजामा करवाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये भी सुन्नत ही कहती है कि आप इसको जो है अपने वेल-बीइंग के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हिजामा करवाएँ। अगर आप जैसे वेट का उन्होंने बच्ची की बात किया, तो अभी तो उसकी एज नहीं है। दूसरी बात ये है कि एज वेट में इसी तरह से, जैसे मैंने पहले ये बात की कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज़ हैं, उनको हिजामा बैलेंस करता है। मेबी इनकी बच्ची को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती हो, भूख बहुत ज़्यादा लगती हो, या वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हों, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बाकी सारे सर्कमस्टांसेस भी देखना पड़ते हैं। सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ ये एक चीज़ सुन के कि वेट बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हिजामा किया जा सकता है या नहीं, उसके साथ बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको भी देखना पड़ता है। थोड़ा बिल्कुल। सर्कमस्टांस। शफ़क़त अली का ही क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि कौन-कौन हिजामा करवा सकते हैं? तो शफ़क़त, अभी हमें मैम ने बताया है कि 8 साल से जो कम बच्चे हैं उनका तो हिजामा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद भी आपकी फिज़ियोलॉजी अगर इजाज़त देगी तो आप हिजामा करवा सकते हैं। मैम इसके बारे में आप थोड़ा-सा समराइज़ कर दें मज़ीद। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें देखें, अगर आप को कोई प्रॉब्लम है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल जाके हिजामा भी करवाएँ। हिजामा एक तो ये होगा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी निकल जाएँगे आपके, और उसके साथ आपकी जो एक हीलिंग का सिस्टम है, उसको फ़ास्ट कर देगा। हीलिंग आपकी जो एक मतलब मेडिसिन से हो रही है, उस सिस्टम को हिजामा जो है वो फ़ास्ट करेगा। आपकी हीलिंग जल्दी होगी, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा एज में बहुत ज़्यादा जो वीक लोग हैं, या जो शुगर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट के लिए हिजामा नो डाउट कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो हिजामा करवाने आएँ, तो उनकी शुगर एट लीस्ट कंट्रोल होनी चाहिए। इसी तरह से बीपी का पेशेंट है, तो जब वो आता है तो उसका बीपी कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना ये चाहिए। नहीं है कि बीपी बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें भी हम हिजामा नहीं करते, बीपी बहुत लो है तो भी उसमें हिजामा नहीं करेंगे। तो वो कुछ यानी जो आपकी फाइंडिंग्स, आपकी चीज़ें हैं, वो हमें जब तक पता नहीं चलेंगी, उसमें हम आपको नहीं बता पाएँगे कि हम इसमें आप हिजामा करवा सकते हैं। ठीक है। हाँ, शफ़क़त अली ये का है ये एक कि और एक क्वेश्चन है। चीज़ और जी, जी। एक जी, चीज़ और मैम। मैं ऐड कर दूँ कि जैसे अगर किसी को स्टंट मतलब किसी ने डलवाए हैं, या पेसमेकर डलवाया है, उन लोगों को हिजामा रिकमेंड नहीं किया जाता। वो लोग हिजामा ना करें। ठीक है। जी। शफ़क़त अली का एक और क्वेश्चन है, वो पूछे कि हिजामा कब-कब करवाना चाहिए? तो शफ़क़त, मैम ने हमें अभी बताया था कि चाँद की जो 17, 19 और 21 तारीख है उसमें हिजामा करवाना चाहिए। मैम मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, क्या लाज़मी है कि हम इन्हीं डेट्स पे करवाएँ, आगे-पीछे नहीं जी, करवाया जा जी, सकता? मैं उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि इसमें ये है कि ये डेट्स जो हैं, ये सुन्ना डेट्स हैं, ठीक है? उनका पूरा जी। बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ ये भी सुन्नत है, और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सुन्ना डेट का वेट ना करें। आप जब आपको प्रॉब्लम फ़ील हुई, आप जाके हिजामा किसी भी दिन, किसी भी डेट पे आप करवा सकते हैं। आप हाँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ़ सुन्ना के लिए करवा रहे हैं, एक सुन्ना को आप रिवाइव करने के लिए करवा रहे हैं, तो उसमें ये है कि चलें जी, आप सुन्ना डेट का इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सीवियर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आप जब भी आपको मसला होता है, आप जाके हिजामा करवा लें, उसके लिए इंतज़ार करना डेट का ज़रूरी नहीं है। जी। राजा एहसानुल हक हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये हर मौसम में करवाना मुफ़ीद है? कि हर मौसम में हम करवा सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, इसमें वेदर का तो इतना नहीं है कोई भी कि आप हर मौसम में इसको करवाएँ, लेकिन कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, तो उसमें थोड़ा-सा जो है वो अवॉइड करें। अवॉइड करें। अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप करवा सकते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद है। फिर यही है कि थोड़ा-सा टाइम आप जो है 1 2 दिन थोड़ा-सा मॉडरेट से एटमॉस्फेयर में रहें, मतलब एसी वगैरह में आप थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लें। तो ठीक ये है। है कि वो ज़्यादा स्वेटिंग होने से फिर थोड़ा-सा वो इचिंग होती है जहाँ पे इचिंग होगी। वुंड होते हैं छोटे-छोटे। जी। बिल्कुल ठीक। गफूर अब्दुल है, वो कह रहे हैं कि 1 साल में कितनी बार करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, कि प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। तो मैम ने हमें अभी बताया था कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप साल में 1 या 2 दफ़ा करवा सकते हैं। जी। जी, इसके जी, अलावा बिल्कुल शफ़क़त अली ऐसा है। का क्वेश्चन है
कि वो पूछे एलिजिबिलिटी फॉर हिजामा कोर्स एंड स्कोप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पूछने के कहाँ से करवाया जा सकता है और एलिजिबिलिटी क्या है और इसका स्कोप क्या है? जी, जी, जी। अच्छा, आप स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप तो डेफ़िनेटली इसका इस वक़्त बहुत है, इसलिए कि ये एक ड्रगलेस थेरेपी है। ये आपको आपकी हीलिंग में, जैसे मैंने पहले बताया कि हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो फ़ास्ट कर देता है और जल्दी हीलिंग हो जाती है। ये बेसिकली बॉडी की ट्यूनिंग, जैसे आप कुछ अरसे के बाद आपको गाड़ी की ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमें हमारी बॉडी को भी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। तो हिजामा जो है एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बॉडी को ट्यून करने के लिए, बॉडी की ट्यूनिंग के लिए। आप अगर इसको, और दूसरा बात ये कि आप कहाँ से करवाया जा सकता है, तो आप, अब मुझे नहीं पता आप कौन-सी सिटी से हैं, कहाँ से हैं, तो आप जब भी आपने हिजामा करवाना हो, ये मेरा आपको एक मुखलिसाना मशवरा कह लें कि आप पहले विज़िट करें, उस प्लेस को विज़िट करें, उस थेरेपिस्ट को विज़िट करें। अगर आप खुद से सैटिस्फाई होते हैं, उसके पूरे सिस्टम से, उन्होंने जो अपना एक सेटअप बनाया हुआ है हिजामा के लिए, तो आप ज़रूर उनसे करवाएँ। अगर आप सैटिस्फाई नहीं होते, तो अपनी हेल्थ पे काइंडली कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसमें 2-3 चीज़ों का जो मैं आपको बताती हूँ कि जिनका आपको ख़्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि उस हिजामा थेरेपिस्ट ने खुद कहाँ से किया हुआ है, उसकी प्रोफ़ाइल क्या है? सेकंड ये कि आप उसका अगर सेटअप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या वो अपनी चीज़ें, कप्स हैं, गन है, ब्लेड है, शीट्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क है, क्या वो चीज़ें रीयूज़ तो नहीं करते? इसमें हिजामा में कोई भी चीज़ जो है हम लोग रीयूज़ नहीं करते जी, जी। और करनी भी नहीं चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, हाइजीनिकली आप चीज़ों का ख़्याल रखें, और ये जहाँ से आपने करवाना है, आप उस सेटअप को एक दफ़ा विज़िट करें, आप उसको देखें। उसके बाद फिर ये, और फिर एक और चीज़ कि कुछ लोग हैं 2-3 पेशेंट्स को लिटा के एक ही टाइम में हिजामा कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कभी भी एक टाइम में एक से ज़्यादा लोगों को हिजामा नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि एक टाइम में आप एक बंदे को ही जमा करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए फिर ये होता है कि खाने-पीने का थोड़ा-सा होता है कि आपने एम्प्टी स्टमक ना हो, आपने फ़ौरन खाना खा के ना चले जाएँ, 3 टू 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि जब आप उसके पास जाएँगे, आपके कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, आप मेंटली रिलैक्स हों, आप अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो अपनी उसी तरह से रूटीन में आप मेडिसिन वो लेके आएँ, और इन चीज़ों का थोड़ा-सा जो है वो आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। वक्त ही मात है, ये पूछ रहे हैं कि क्या हिजामा वज़न घटाने में भी मुफ़ीद है? जी, वेट जी, लूज़ में भी? बिल्कुल। जी, वो पहले यही बात हुई कि बॉडी में एनर्जीज़ को हिजामा बैलेंस करेगा। आपको अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपकी भूख जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। भूख अगर कम लगती है, तो भी नॉर्मल हो जाएगी। चीज़ों को बेसिकली आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करेगा। मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करने में हिजामा बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं हिजामा के। आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करेगा और आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, तो डेफ़िनिटली। लेकिन एक चीज़ है, जो लोग ये समझते हैं कि वो वेट कम करने के लिए कोई रैपिड वेट कम करने के लिए कोई मिरेकल, कोई मैजिक, कोई ऐसी ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई ये कहता है, तो वो गलत कहता है कि कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका दिनों में वेट कम हो जाएगा। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, 70 टू 80% आपकी डाइट जो है वो मैटर करती है। आप जब तक अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप वर्कआउट कर लें, आप हिजामा करवा लें, आप योगा करें, आप कुछ भी करें, वेट आपका कम नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा मैम। शफ़क़त अली वो पूछ रहे हैं हिजामा की कितनी किस्में? तो शफ़क़त हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैम ने बताया कि हिजामा की कितनी किस्में हैं, कौन-सी सबसे ज़्यादा मुफ़ीद है। तो आप इस ये प्रोग्राम अपलोड होने के बाद लाज़मी देखिएगा स्टार्ट से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। मैम बहुत सारे लोग बार-बार ये पूछ रहे हैं कि मैम से अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो क्या कहाँ किया जाए? आपका क्लिनिक कहाँ है? तो आप काइंडली उन्हें जी, बता जी। दीजिए कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से करे? जी, जी, बिल्कुल, क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो के नाम से गुलबर्ग में हमारा एक सेटअप है, वहाँ पे योगा, मेडिटेशन, हिजामा, एक्यूप्रेशर मसाज। एक्यूप्रेशर मसाज का भी मैं आपको थोड़ा-सा इसकी डिफ़ाइन कर दूँ कि इसमें अ, बेसिकली ये मेडिकल मसाज है। जैसे शोल्डर में पेन है, जैसे बैक में पेन है, या नीज़ में पेन है, या कोई और इस तरह से प्रॉब्लम है, इनसोम्निया है, या एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो उसको मैनिपुलेशन के थ्रू हम, मतलब पॉइंट्स
बेसिकली बॉडी में अभी भी पॉइंट्स पे पहले बात हुई कि हमारी बॉडी में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर हम प्रेशर देके, कुछ प्रॉप्स के साथ, कुछ फिंगर्स के साथ प्रेशर देके उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। जो हमारा ग्लैंड्स का एक सिस्टम है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन बेहतर हो जाती है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी सिक्रीशन अच्छी हो जाती है। तो इससे जो है वो एक्यूप्रेशर मसाज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्टूडियो पे, क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो के नाम से पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है और इसके अलावा इंस्टा पे भी है। क्लाउड आगे 9 जो है वो फिगर में लिखा हुआ होगा 9, ठीक है? और क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो। ठीक है, थैंक और यू सो मच मेरी मैम। तरफ से सामिया असलम, मेरा नाम सामिया असलम, योगी सामिया के नाम से आपको फेसबुक पे मेरा पेज भी है, योगा थेरेपी विद सामिया, इस नाम से पेज भी है एक, और क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो का एक पेज अलहदा से है, मेरा अपना एक पेज अलहदा से है। तो इस तरह से आप अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको ये सारा जो है, वेबसाइट भी इवन के क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियो की वेबसाइट पे आप जाके सारी चीज़ें, हमारे टीचर्स, हमारी जो सर्विसेज़ हैं, हमारे टाइमिंग्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएँ। होप सो जो लोग पूछ रहे हैं कि मैम से कॉन्टैक्ट किस तरह किया जाए, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैम से कॉन्टैक्ट किस तरह से किया जा सकता है। मैम यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करूँगी, समीर अब्बास का है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हिजामा एक ही तरीका से होता है अगर बीमारी के, या हर बीमारी का अलग-अलग हिजामा होता है? क्या हिजामा करने से पहले बताना होता है कि क्या बीमारी है? आई थिंक इनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि हिजामा के पॉइंट्स होते हैं, हर बीमारी के डिफरेंट होते हैं, तो हुँ। काइंडली इन्हें थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, जैसे आपने एक बात की कि हिजामा जो है वो डिफरेंट बीमारियों के लिए डेफ़िनेटली ऐसे ही है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सम टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि उनके नीचे नर्व्स की जंक्शंस होते हैं नर्व्स के, जो कि एक पॉइंट बहुत सारी चीज़ों को कैटर करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो हैंडल करते हैं। कुछ देखें, बेसिकली हमारी जो स्पाइन है ना, स्पाइन के अपर सर्वाइकल जो है हमारा, और लोअर बैक लंबो सैक्रल रीजन जो, ये एनर्जी के सेंटर्स हैं। यहाँ से हमारे ब्रेन को मैसेजेस जाते हैं, यहाँ से हमारे पूरे ऑर्गन्स को मैसेजेस जाते हैं, और जितने ऑर्गन्स हैं उतने हमारी बॉडी में एनर्जी के चैनल्स हैं, एनर्जी के पाथ्स हैं। हम डिफरेंट पॉइंट्स पे, अगर डेफ़िनेटली आपको, जब आप हिजामा के लिए आएँगे या आते हैं, तो आप अपनी फाइंडिंग्स बताएँगे। अगर आपने आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं, आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, या आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप वो अपने थेरेपिस्ट के साथ उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका पूरा प्रॉपर एक प्लान बनता है, एक प्रिस्क्रिप्शन बनता है कि इसमें ये पॉइंट्स आपको लगेंगे, और फिर उन पॉइंट्स के ऊपर हम सिर्फ़ काम करते हैं। तो ये प्रॉपर मतलब एक जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट है, सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि जहाँ पे मर्ज़ी उठा के पॉइंट लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। मैम यहाँ पे शफ़क़त अली का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि हिजामा में कितनी जगह पे कट लगता है? आई थिंक सो इनका ये पूछने का, मैं भी अपना अगर क्वेश्चन ऐड करूँ इसके साथ, तो मैं ये पूछना जी, चाहूँगी जी। कि एक टाइम पे हम कितने कप्स जो है वो लगवा सकते हैं? यानी 8 टू 9, 10 कितने कप्स हमें अलाउ करती है हमारी बॉडी कि हम लगवा सकें? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कितने कप्स लगने चाहिए। अब हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है, उसमें लोग 20-20, 30-30 कप भी लगाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। लेकिन रिकमेंडेड जो है, वो एक किट मिलती है जिसमें 6 कप्स होते हैं, 6 साइज़ेज़ होते हैं कप्स के, 1 से लेके 6 तक, और 6 कप ही रिकमेंडेड होते हैं कि मिनिमम आप 6, मैक्सिमम आप 10 कप्स लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बल्कि ठीक है। इवन कि हमें तो जो पढ़ाया गया, हमें ये बताया गया कि अगर पेशेंट डेली आ सकता है, तो आप रोज़ का उसको 1 कप लगाएँ। जब आप 1 कप लगाते हैं या 2 कप लगाते हैं, तो आपको ये ऑब्ज़र्व करने में आसानी होती है कि उस कप के बाद क्या चेंजेज़ आईं, कितना जो है वो पेशेंट को फ़र्क पड़ा, कितना उसकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्ड किया, और कितना उसको जो है वो उसने हील किया। जब हम जी, बहुत सारे कप्स इकट्ठे लगा देते हैं, 10, 20, 30 कप लगा देंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से कप का क्या इफ़ेक्ट हुआ, कौन से कप ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो इसलिए 6 टू 10 जो हैं, वो रिकमेंडेड यही है कि 6 से लेके 10 तक जो है वो मैक्सिमम आप कप जो है वो लगा बिल्कुल। सकते हैं।
मैम यहाँ जी। पे समीउल्लाह खान यूसुफ ज़ैयम वो पूछ रहे हैं कि गेस्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दें। तो समीउल्लाह साहब हमारे साथ मैम समिया असलम मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनर है। इसके अलावा टीचर है, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, हिजामा थेरेपिस्ट हैं, साथ ही सीईओ और फाउंडर है क्लाउड 9 वेलनेस स्टूडियोज़ की। तो होप सो आप लोग अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो मैम से कांटेक्ट कर लेंगे। मैम हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। तो मैं एक एक या 2 क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी। मोहम्मद जी, जी। मज़हरुद्दीन है वो पूछ रहे हैं कि क्या हिजामा में जादू का भी इलाज है? जी, जी, बिल्कुल है, बल्कि अभी मैंने इससे पहले शायद मैंने ज़िक्र भी किया था कि जो हम सर पे जो कप लगते हैं, बेसिकली ये कप जो है ये इसीलिए लगते हैं कुछ जो जिनको हम सुन्ना पॉइंट्स कहते हैं, उनको हम सुन्ना पॉइंट्स इसलिए कहते हैं कि जब-जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वो कप लिखवाया। गो के वो उन्होंने हमारे लिए लिखवाया, हमें दिखाने के लिए। वैसे उन्हें तो मतलब ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, लेकिन वो उन्होंने अपनी उम्मत को दिखाने के लिए और जब उन पे जादू हुआ तो उन्होंने सर वाला कप जो है वो लिखवाया। तो सर में जो कप लगता है ये बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ-साथ जितनी शैतानी असरात हैं, नज़रे बद है या कोई जादू है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके लिए ये बहुत मिरेकल इसके रिज़ल्ट्स हैं। सर वाला जो कप है, सर में 2-3 पॉइंट्स लगते हैं और ये बहुत, बहुत, बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। मैम बस मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूँगी, अभी क्वेश्चन्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मेरे ख़्याल में ऐड करना चाहिए मुझे। तो दीदार खान है वो पूछ रहे हैं कि हाउ द हिजामा इज़ इफेक्टिव इन आई डोंट नो इन्होंने क्या वर्ड लिखा है और बाइपोलर डिसऑर्डर का पूछ रहे हैं कि उसमें कितना इफेक्टिव है? जी, जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, ये भी बेसिकली एक ज़हनी बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें भी हिजामा बिल्कुल वर्क करता है। मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, उन सब में इवन के पता क्या होता है कि जब हमने अभी पहले भी बात की कि शैतान जो है वो हमारे ब्लड में, हमारे खून में गर्दिश करता है, ये कुरान पाक में लिखा गया है, कुरान पाक में ये बताया गया है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो इसका सबसे ज़्यादा बर्डन जो है, जो आपको अगर कोई जादू या कोई नज़रे बद है या कोई इस तरह के असरात हैं, वो आपकी अपर बॉडी में, आपके सर के ऊपर, आपके शोल्डर्स पे, आपकी बैक पे, आपकी सर्वाइकल पे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होता है, इसलिए कि शैतान या तो हमारे सर पे बैठा होता है या हमारे शोल्डर्स पे बैठा होता है। तो वो ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होगा। लिटरली मैंने कई ऐसे पेशेंट आए कि जब हिजामा किया और करते ही वो ये उन्होंने ये कहा कि सामने हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लाइट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को हम लाइट और बहुत मतलब हल्का-फुल्का सा महसूस कर रहे हैं। महसूस और इवन करते हैं। कि एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, अपने एक एक्सपीरियंस में ऐड करना चाहूँगी कि मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने मुझे बाद में बताया, पहले तो ख़ैर उनसे मेरा इस बात पे कोई ज़िक्र नहीं हुआ था कि मुझे सामने मैं तो नमाज़ पढ़ने को मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन जब मैंने हिजामा करवाया तो अब मेरा दिल खुद से करता है नमाज़ पढ़ने का। नमाज़ इवन पढ़ने कि की। हम जिस तरह से हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह से हमारे इमोशंस भी टॉक्सिक हो जाती हैं। और इमोशनली भी आपको हिजामा जो है प्यूरिफ़ाई करता है, डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। आपको इमोशनल लेवल पे, आपको मेंटल लेवल पे, आपको इवन के स्पिरिचुअल लेवल पे आप इसको एज़ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप इसको करवाएँ और लिटरली आप इसके क्योंकि मैं आपको अपना बताऊँ कि मैं इस तरफ जब आई हूँ ना हिजामा सीखने वाली साइड पे, उससे पहले मैंने इसे एक सुन्ना ट्रीटमेंट के तौर पे या एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए मैंने करवाया था सिर्फ़। और मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ, इतने बेनिफिट्स लगे कि मुझे लगा कि नहीं ये मुझे सीख के तो सीखना जो है ना इसको आगे भी जो है वो करना चाहिए। तो मैम ये तो बहुत मैं अच्छी अपना बात की आपने कि सीख के आगे भी पहुँचाना चाहिए। माज़रत जी, के साथ जितने लोगों ने अभी अपने क्वेश्चंस लीव किए हैं, टाइम खत्म होने की वजह से हम लोग उनके क्वेश्चंस नहीं ले सके। हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर इसी इसी शो के अंदर हों और जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आई थी कि वो मैम से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट भी मैम ने आपको बता दिया हुआ है कि आपने कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है। काइंडली आप इस शो को दोबारा से देखिएगा, आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे और अगर कोई रह जाएगा तो इंशाल्लाह हम अगर मैडम के साथ दोबारा कोई सेशन रखेंगे तो उसमें एक उसको कवर चीज़ करने की कोशिश। जी, जी एक मैम। चीज़ मैं वहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन्स जिनके आंसर हम नहीं दे पाए या जो आंसर अगर आपको पूरी इस कन्वर्सेशन में भी नहीं मिलते, तो आप वो अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा इसी मतलब पेज पे आई थिंक कि वो क्वेश्चन तो मिल जाएँगे मुझे। तो मैं जी, जी उनको मैम आंसर बिल्कुल मिल हाँ जाएँगे। जी, वो बाद में भी आंसर कर दूँगी, नो इश्यू कोई मसला नहीं।
मैम बहुत अच्छा हो गया। अब मैम आपको क्वेश्चंस के आंसर दे देंगी, आप लोगों के जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैम ज़रूर आंसर कर देंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रोग्राम में आने के लिए, आपका इतना कीमती वक़्त देने के लिए और हमारे ऑडियंस के जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको एंटरटेन करने के लिए। सिर्फ़ वक़्त की कमी के बायस हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी नहीं ले सके, वरना हम वो भी ज़रूर लेके थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक छोटा-सा एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि अपनी हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कहीं पे आप जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, तो एट लीस्ट ये आपका राइट बनता है कि आप उस जगह को विज़िट करें। आप उस डॉक्टर है या थेरेपिस्ट है, जो भी है, आप उसको ज़रूर विज़िट करें। आप उसके साथ एक मीटिंग करें, देन जो है नेक्स्ट मीटिंग में आप जो है वो जाके अपना ट्रीटमेंट थैंक करवाएँ। यू सो मच बहुत मैम इतने अच्छे मैसेज के लिए। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जो आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी ला सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।